हेलो। वेलकम टू संस्कार प्लस एकेडमी। माय नेम इज शुभम सिंह। अभी तक हमने 10th और कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक से रिलेटेड हमने कुछ अभी तक वीडियो बना लिए हैं। 10th बोर्ड से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हमने अभी कवर किए हैं वो एक ग्रेविटेशन और हीट। आज जो हम अगला चैप्टर जो कवर करने वाले हैं, वन शॉट वीडियो बनाने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है और ये बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। अगर इस चैप्टर का बेसिक्स अगर इंट्रोडक्शन दूं मैं, तो आपके घर में फैन होगा, फैन दिखाई देता होगा, या आपके घर में जो भी ऑब्जेक्ट्स होंगे आप उसको देख पाते होंगे। जैसे अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो ये मार्कर ब्लू कलर का है, ये मार्कर ब्लैक कलर का है, दिस वन इज रेड एंड दिस वन इज ग्रीन। ये आपको कलर्स आइडेंटिफाई हो पा रहे हैं, ये इसकी वजह से आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं आप, जस्ट बिकॉज ऑफ लाइट। आप लाइट की वजह से इन सारी चीजों को देख पा रहे हो। तो हमारा जो चैप्टर हम जो स्टार्ट करने वाले हैं वो है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। जो चैप्टर का नाम होने वाला है वो है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ये चैप्टर स्टार्ट करने के पहले या ये चैप्टर जब आप पढ़ रहे हैं तो आपको इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं आपका वो क्लियर होना चाहिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज लाइट। तो आपका जो आंसर है लाइट, लाइट इज नथिंग बट अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट इज नथिंग बट अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। अब एक फॉर्म ऑफ एनर्जी होता है विद द हेल्प ऑफ this energy, with the help of this energy we see or observe the things। और इसी लाइट का हेल्प करके, इसी लाइट के हेल्प से हम किसी चीज को देख पाते हैं। तो ये तो हो गया बेसिक सा लाइट क्या। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, विद द हेल्प ऑफ दिस एनर्जी वी सी और ऑब्जर्व द थिंग्स। हम कोई भी चीजें देख पा रहे हैं, किसी को ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, ये सब किसकी वजह से पॉसिबल है, जस्ट बिकॉज ऑफ लाइट। अब लाइट का है तो इस चैप्टर का नाम तो पहले रिफ्रैक्शन है, लेकिन हम पहले ये लाइट के दो फिनोमेना होते हैं। लाइट के दो फिनोमेना होते हैं, एक होता है रिफ्रैक्शन और अगला होता है रिफ्लेक्शन। दो फिनोमेना है, दोनों फिनोमेना अलग अलग है, दोनों प्रोसेस अलग अलग होते हैं। अब ये दोनों प्रोसेस हैं डिपेंड्स अपॉन मीडियम। ये किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, ये डिपेंड करते हैं किसी मीडियम के ऊपर। अब जो मीडियम होता है, मीडियम होते हैं तीन टाइप के। मीडियम कितने टाइप के होते हैं, तीन टाइप के। क्या आपको नाम पता है तीनों के? जो फर्स्ट मीडियम है हम उसको बोलते हैं ओपेक मीडियम। फर्स्ट मीडियम क्या है, ओपेक मीडियम। इस ओपेक मीडियम मतलब क्या होता है, through which light cannot pass। इसके थ्रू लाइट पास नहीं हो पाएगा, लाइट आर पर नहीं जा पाएगा इसके। जो अगला मीडियम है वो है ट्रांसपेरेंट मीडियम। अगला मीडियम कौन सा है, ट्रांसपेरेंट मीडियम। और ट्रांसपेरेंट का मतलब सबको पता है कि जिसके थ्रू लाइट आर पर चली जाए, मुझे इस साइड से दूसरे साइड मुझे चीजें दिखाई दें। और जो थर्ड है, थर्ड टाइप है मीडियम का, उसको बोलते हैं ट्रांसल्यूसेंट। कौन सा मीडियम होता है, ट्रांसलूसेंट मीडियम होता है। समटाइम्स दिस ट्रांसलूसेंट मीडियम इज कॉल्ड एज सेमी ट्रांसपेरेंट। इसी को क्या बोलते हैं, सेमी ट्रांसपेरेंट मीडियम। इसमें से लाइट पूरा आर पार चले जा रहा था, लाइट थ्रू आउट द पास हो जा रहा था, लेकिन इसमें क्या होगा, लाइट तो पास होगा लेकिन विजन क्लियर नहीं रहेगा, चीजें क्लियरली दिखाई नहीं देंगी। जैसे अगर ओपेक मीडियम का अगर मैं एक एग्जांपल दूं तो आपने पढ़ा है मिरर। मिरर एक मीडियम पढ़ा है जिसके आर पर लाइट तो नहीं जा पा रही है, लाइट क्या हो रहा है, एक जगह से एक जगह जा रही है और वहीं से क्या हो रही है, रिटर्न चली आ रही है। ट्रांसपेरेंट मीडियम का जब हम बात करते हैं तो ट्रांसपेरेंट में हम बात करते हैं लेंस का। किसकी बात करते हैं, लेंसेस की बात करते हैं। लेंसेस जो होते हैं, एग्जांपल लेंसेस, और यहाँ पे मिरर की बात करते हैं। आप मुझे ट्रांसलूसेंट मीडियम के एग्जांपल्स अगर आपको पता है तो आप मुझे यहाँ पे कमेंट करिए कि ट्रांसलूसेंट मीडियम क्या हो जाएंगे। उनके एग्जांपल्स यहाँ पे नोट करिए, एटलीस्ट 2 एग्जांपल्स ट्राई टू गिव। अब जो हमारा जो दो फिनोमेना थे, ये फर्स्ट वाला ये सेकंड वाला, तो उसमें से जो रिफ्रैक्शन होता है, रिफ्रैक्शन इज अनदर पार्ट। द फर्स्ट वन व्हिच वी हैव स्टडीड इन अ बेसिक स्टैंडर्ड इज रिफ्लेक्शन। हमने रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ा है। तो रिफ्लेक्शन जो होता है, रिफ्लेक्शन होता है ओपेक मीडियम से। मतलब हम जब भी हम ओपेक मीडियम की बात करूंगा तो यहाँ पे क्या होता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता है। क्या होता है,
रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो अब कोई पूछेगा कि व्हाट डू यू मीन बाय रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इज नथिंग बट बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट from the boundary of two medium। जहां पे दो मीडियम रहेंगे, दो मीडियम का जो बाउंड्री रहेगा, उस बाउंड्री से लाइट क्या हो रहा है, जिस मीडियम से आ रहा है उसी मीडियम से वो रिटर्न बैक चला जाता है, उसी को क्या बोलते हैं, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, या बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट को क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अगर मैं यहाँ पे एक एग्जांपल दूं, तो सपोज आपके पास एक बीकर है, ये ग्लास ट्यूब ले लो, सपोज ये ग्लास ट्यूब है, ये ग्लास ट्यूब है और इस ग्लास में पानी भरा हुआ है, दिस ग्लास इज फिल्ड विथ वाटर, यहाँ पे पानी भरा है। अब लाइट क्या करेगी, ये जो पार्ट है ना, ये वाला पार्ट, ऊपर तो एयर है और नीचे क्या है, वाटर है, तो ये क्या हो गया, दो मीडियम हो गया, और जो ग्रीन वाला लाइन है ये क्या है, यही क्या है, ये बाउंड्री है, यही पार्ट क्या है, बाउंड्री, और इसी बाउंड्री पे से लाइट क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा। लेकिन आपने बेसिकली पढ़ा है मिरर के बारे में, आप चाहे सीबीएसई बोर्ड से हैं, चाहे स्टेट बोर्ड से हैं, चाहे एचसीएससी बोर्ड से हैं, आपको जब भी रिफ्लेक्शन के बारे में बात किया है तो दे हैव टॉक्ड अबाउट द मिरर। तो मिरर से जब रिफ्लेक्शन का बात करते हैं तो यहाँ पे दिखाया जाता है कि सपोज दिस इज अ मिरर, ये क्या है, मिरर। क्या आपको पता है मिरर कितने टाइप का होता है? अगर आपको पता है मिरर कितने टाइप का होता है तो कमेंट करके जल्दी से बताइए कि मिरर कितने टाइप का होता है। तो ये जो मिरर है, इस मिरर पे एक सोर्स से एक लाइट इंसिडेंट होगा, ये इसको नाम दे देते हैं ए एंड ओ, इस पॉइंट पे इंसिडेंट हुआ। अब जिस पॉइंट पे लाइट इंसिडेंट हो रहा है वहां से मैं एक नॉर्मल ड्रॉ कर लेता हूँ, मैं क्या ड्रॉ कर लेता हूँ, एक नॉर्मल, और उस नॉर्मल को नाम दे देता हूँ एन एम। हियर यहाँ पे देखना, हियर ए ओ क्या है, इंसिडेंट रे, इसको क्या बोलोगे, बोलेंगे ए ओ क्या है, ए ओ इज नथिंग बट अ इंसिडेंट रे। एन एम क्या है, एन एम इज नथिंग बट नॉर्मल, नॉर्मल मीन्स व्हाट, परपेंडिकुलर, इट मेक्स परपेंडिकुलर लाइन विद द परपेंडिकुलर एंगल विद द मिरर। अब होगा क्या, जब ये लाइट यहाँ से स्ट्राइक हुआ, लेकिन ये तो बाउंड्री है, मिरर है, मिरर क्या करेगा, लाइट्स को रिफ्लेक्ट कर देता है, और रिफ्लेक्ट कहाँ पे करेगा, बाउंस बैक कर देगा सेम डायरेक्शन में, बाउंस बैक कहाँ पे करेगा, ये सेम डायरेक्शन में या सेम मीडियम में बाउंस बैक कर देगा, और इसको आप नाम दे दो बी ओ। यहाँ पे बी ओ जो है उसको आप बोलोगे रिफ्लेक्टेड रे, क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्टेड रे। अब ये जो इंसिडेंट रे है, ये नॉर्मल के साथ में कुछ तो एंगल बनाएगी, आप उसको बोलोगे आई, और यही क्या करेगी, इस रिफ्लेक्टेड एंगल के साथ में कुछ एंगल बनाएगी जिसको आप बोलोगे आर। यहाँ पे हो जाएगा एंगल ऑफ आई, इसको बोलोगे एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं, इंसिडेंट एंगल बोलते हैं, और इसको आर को बोलते हैं रिफ्लेक्टेड एंगल, रिफ्लेक्टेड एंगल बोलते हैं या एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोलते हैं। आपको याद रहना चाहिए चीजें की टर्म्स क्या क्या है यहाँ पे। अब इस रिफ्लेक्शन से रिलेटेड कुछ लॉज बनाए गए हैं, इसको बोला जाता है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। उसमें से पहला लॉ है वो बोलता है कि इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल रे, सॉरी इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे lies opposite side to the normal। इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे दोनों क्या होती है, इस नॉर्मल के अपोजिट साइड में होती हैं, ये पहला लॉ है। दूसरा लॉ है इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे, या इंसिडेंट रे कॉमा रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल lies in the same plane, तीनों क्या होती हैं, एक ही प्लेन में रहते हैं। और जो थर्ड लॉ होने वाला है, थर्ड लॉ इज वेरी इंपॉर्टेंट, जिसको बोला जाता है एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये सबसे इंपॉर्टेंट लॉ है रिफ्लेक्शन का,
क्या होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अगर आपको क्वेश्चन पूछा कि अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस 30 डिग्री का है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना होगा, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी कितना रहेगा, 30 डिग्री का रहेगा। मैं आपको यहाँ पे क्वेश्चन फ्रेम करके देता हूँ, आप ट्राई करना उसका एंगल बनाने का कि अगर ये इंसिडेंट रे इस मिरर के साथ में, इफ इंसिडेंट रे मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री with the mirror surface, अगर ये इंसिडेंट रे इस मिरर सरफेस के साथ में 30 डिग्री का एंगल बना रही है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल आर। तो आपको एंगल आर का वैल्यू फाइंड आउट करना है। अगर आपको आता है तो जल्दी से सॉल्व करिए और जल्दी से कमेंट में आंसर करिए। अगर नहीं आता तो वो भी कमेंट करिए कि सर मुझे नहीं आ रहा है, आप सॉल्व करके बताइए। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं ट्राई करूंगा इसको बताने के लिए। तो ये 3 लॉ है, किसके रिलेटेड है, रिफ्लेक्शन के रिलेटेड है। अगला जो कंडीशन आता है उसमें आता है कि रूल्स टू ड्रॉ द, कुछ रूल्स होते हैं रूल्स ड्रॉ करने के लिए। उसमें अपने 3 रूल्स पढ़े हैं, उसी को बोलते हैं रूल्स ऑफ रिफ्लेक्शन, भी कभी कभी बोल दिया जाता है। तो रूल्स ऑफ रिफ्लेक्शन में आपने मिरर अगर पढ़ा रहेगा तो उसमें पता रहेगा कि रूल्स होते हैं, 3 रूल होते हैं। कि मैं ओरली बता देता हूँ फिलहाल के लिए, इस चैप्टर से इंपॉर्टेंट रिलेटेड नहीं है वो चैप्टर। ये वाला जो कंसेप्ट है ये आप पढ़ोगे जब आप मिरर के बारे में पढ़ते हो, बेस में हो। तो पहला कंडीशन होता है कि इफ इंसिडेंट रे passing parallel to the principal axis, then it will reflect from the principal focus। ये पहला रूल है कि अगर इंसिडेंट रे पैरेलल जा रही है, किसके पैरेलल जा रही है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल पास होती है, तो कहां से रिफ्लेक्ट हो जाएगी, प्रिंसिपल फोकस से पास हो जाएगी। इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा सेकंड वाला कि इफ एन इंसिडेंट रे इज पासिंग फ्रॉम द फोकस देन इट विल रिफ्लेक्टेड पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। और इसका थर्ड रूल बन जाएगा कि इफ एन इंसिडेंट रे इज पासिंग फ्रॉम द फोकस देन इट विल रिफ्लेक्टेड बैक इन द सेम डायरेक्शन। अगर उस फोकस से पास हो रही है तो फोकस के डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में क्या हो जाती है, बाउंस बैक हो जाती है। ये 3 रूल्स हमने पढ़े हैं, तो आप ट्राई करना सेकंड एंड थर्ड रूल्स लिखने के लिए। ये 3 कंडीशंस हो गए। तो अभी तक हमने यहाँ पे बस रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ा है कि रिफ्लेक्शन क्या क्या चीजें होती हैं। तो रिफ्लेक्शन में क्या होता है कि इज नथिंग बट अ बाउंसिंग बैक ऑफ अ लाइट इन द सेम डायरेक्शन। रिफ्लेक्शन के रूल्स क्या क्या है, लॉस क्या क्या है, वो हमने देख लिया ही है। अगला जो टॉपिक होने वाला है वो है रिफ्रैक्शन। की रिफ्रैक्शन क्या होता है। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट खत्म हो स्टार्ट करने के पहले इसको हम दूसरे नए बोर्ड पे स्टार्ट करेंगे। फिलहाल के लिए हम खत्म करके हम इसको ही कंटिन्यू कर देंगे कि जो सेकेंड लॉ है, सेकेंड जो रूल है उसमें बोलोगे कि इफ इंसिडेंट रे इज पासिंग फ्रॉम द principal focus then it will reflect parallel to the principal axis। ये सेकेंड रूल है। और जो थर्ड रूल होता है आपका, थर्ड रूल बोलता है कि इफ इंसिडेंट रे is passing from the center of
कर्वेचर, अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रहा है देन इट विल रिफ्लेक्ट बैक इन द सेम डायरेक्शन। और सेम डायरेक्शन में क्या होता है, रिटर्न बैक चला आता है। अगर मैं एक डायग्राम से अगर बताने का ट्राई करूँ तो आप समझने का ट्राई करना क्या है, ये जो मिरर लिया हमने, ये कॉन्केव मिरर लिया है, ये होता है प्रिंसिपल एक्सिस। ये क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस। ये होता है पोल। यहाँ पे एक पार्ट होता है जिसको बोलते हैं सी फॉर सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर का हाफ पॉइंट होता है जिसको आप बोलते हैं एफ, जिसको आप क्या बोलते हो, एफ। यहाँ पे हियर P इज नथिंग बट पोल। और ये पोल होता क्या है, जो भी आपका मिरर रहेगा, मिरर का अगर लेंथ, जो भी मिरर है, मिरर का जो भी हाफ लेंथ करोगे, जहाँ पे हाफ लेंथ आएगा उसी को आप क्या बोलोगे, पोल। फॉर एग्जाम्पल अगर ये मीटर मेरा 2 मीटर का है, 2 मीटर का हाफ कितना हो जाएगा, 1 मीटर। जहाँ पे 1 मीटर आएगा वहीं पे क्या बनेगा, इसका पोल बनेगा। सेंटर ऑफ कर्वेचर, अगर आप कोई सर्कल ड्रॉ करते हो तो यू नीड अ सर्कल टू ड्रॉ, यू नीड अ सेंटर टू ड्रॉ अ सर्कल। तो जो सेंटर रहेगा, इस कर्वेचर का जो सेंटर रहेगा उसी को आप क्या बोलोगे, सेंटर बोलोगे। यहाँ पे सी क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। सी को आप क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। और यहाँ पे जो एफ है, एफ को आप बोलोगे प्रिंसिपल फोकस। एफ ही क्या है यहाँ पे, प्रिंसिपल फोकस। और ये जो प्रिंसिपल फोकस होता है, याद रखना हमेशा, ये होता है, ये इज एट अ डिस्टेंस ऑफ हाफ ऑफ रेडियस। तो यहाँ पे जो यहाँ पे एक वैल्यू आ रहा है सी और पी, सी और पी। सीपी को बोलोगे आप रेडियस ऑफ कर्वेचर, सीपी को क्या बोलेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर। और सीपी, सीपी रेडियस है। तो अब यहाँ पे आएगा एंड जो एफ पी रहेगा, एफ पी को आप बोलोगे स्मॉल एफ, और स्मॉल एफ को ही बोलते हैं फोकल लेंथ। इसको ही क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ। जो फोकल लेंथ होता है ना एफ, स्मॉल एफ, या मैं ऐसा बोल देता हूँ एफ पी इज इक्वल हो जाएगा सी एफ, और ये हमेशा रहेगा सी पी का हाफ। मतलब क्या है, ये जो फोकल लेंथ है, फोकल लेंथ क्या होता है, फोकल लेंथ इज नथिंग बट डिस्टेंस, डिस्टेंस फ्रॉम पोल टू द फोकस, उसी को क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ बोलते हैं। और हमेशा आप याद रखना, फोकल लेंथ जो होता है रेडियस का हाफ होता है। फोकल लेंथ क्या होता है, रेडियस का हमेशा क्या होगा, हाफ होगा। तो अगर हम 3 रूल्स को डिस्कस करें तो पहला रूल क्या है कि अगर मेरा इंसिडेंट रे है, अगर इंसिडेंट रे पैरेलल पास हो रहा है प्रिंसिपल एक्सिस के, जो ये है प्रिंसिपल एक्सिस है, अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पास हो रहा है, ये कहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाएगा, ये रिफ्लेक्ट हो जाएगा फोकस से। ये कहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाएगा, फोकस से, इट विल गेट रिफ्लेक्ट। सेकंड कंडीशन में अगर इन्होंने बोला है कि प्रिंसिपल अगर ये मिरर है, अगर ये फोकस, तो इफ एन इंसिडेंट रे, अब सेकंड क्या बोला, इफ इंसिडेंट रे इज पासिंग फ्रॉम द प्रिंसिपल फोकस, अगर इंसिडेंट रे है प्रिंसिपल फोकस से पास हो रही है, ये कहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाएगी, पैरेलल रिफ्लेक्ट हो जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। और थर्ड कंडीशन इसका बोलता है कि अगर लाइट, मैं थर्ड कंडीशन दिखा रहा हूँ कि ये पोल है और ये सेंटर है, अगर मेरी इंसिडेंट रे अगर सेंटर से जा रही है, यहाँ से जाएगी भी और यही डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, रिटर्न भी चली जाएगी। ये फर्स्ट रूल है, ये सेकंड रूल है, और ये थर्ड रूल है। ये था हमारा रिफ्लेक्शन से रिलेटेड सारी चीजें ही हैं। अगर आपको किसी भी चीज में सब प्रॉब्लम है, इफ यू गॉट एनी डाउट देन यू कैन आस्क, जस्ट कमेंट इन द कमेंट बॉक्स में, हम ट्राई करेंगे उस प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने के लिए। इसको आप लिख लीजिए, ध्यान से देखिए क्या है क्या नहीं। कुछ भी डाउट्स है तो आप समझने का ट्राई करिए, अगर फिर भी क्लियर नहीं हो रहा है तो आप कमेंट करिए, हम ट्राई करेंगे उसको क्लियर करने का। हाय, हमने अभी तक रिफ्लेक्शन के बारे में देख लिया था। हम चैप्टर पढ़ रहे थे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। एक्चुअली में सीबीएसई में चैप्टर का नाम है रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। कहीं कहीं पे इसको बस रिफ्रैक्शन के नाम से दिया गया है, कहीं कहीं पे इसको रिफ्लेक्शन के नाम से दिया गया है। इसलिए मैं जो वीडियो बना रहा हूँ उसमें मैंने दोनों चीजें एक ही साथ कवर की हैं, रिफ्लेक्शन भी और रिफ्रैक्शन भी। तो हमने जस्ट अभी देखा कि रिफ्लेक्शन क्या होता है। अगर आपको रिफ्लेक्शन से रिलेटेड कुछ भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। तो हमने देखा था रिफ्लेक्शन क्या होता है। तो रिफ्लेक्शन इज नथिंग बट बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम when it come in contact with the two mediums। जब दो मीडियम का कांटेक्ट में आती है लाइट तो सेम मीडियम में क्या होती है, बाउंस बैक चली जाती है, उसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन। तो अगला जो फिनोमेनन होने वाला है उसको हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन। अगला जो लाइट गेम खेलती है वो गेम का नाम है रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन मतलब होता है बेंडिंग ऑफ लाइट।
मैं इसका डेफिनेशन लिखा के देता हूँ आपको, डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। रिफ्लेक्शन इज नथिंग बट बेंडिंग ऑफ लाइट when enters or passes from one medium to another medium। जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंट्री करती है तो उसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन। लेकिन रिफ्लेक्शन में क्या होता है, लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंट्री नहीं मार रही थी, बाउंड्री से क्या हो रही थी, रिटर्न बैक चली जा रही थी, बाउंस बैक चली जा रही थी। लेकिन रिफ्रैक्शन में क्या हो रहा है, लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में क्या हो रही है, एंट्री मार रही है। तो जब हम रिफ्रैक्शन का बात करते हैं तो यहाँ पे जो हम मीडियम देखेंगे वो मीडियम दो टाइप के होते हैं रिफ्रैक्शन से रिलेटेड। और हमने देखा था रिफ्रैक्शन का जो मीडियम रहेगा वो रहेगा ट्रांसपेरेंट मीडियम। ये मीडियम कैसा रहना चाहिए, ट्रांसपेरेंट मीडियम। अब ये जो ट्रांसपेरेंट मीडियम है ना, ट्रांसपेरेंट मीडियम भी दो टाइप का रहेगा, एक होगा डेंसर मीडियम, या तो होगा डेंसर मीडियम, इधर क्या होगा, रेयरर मीडियम। तो आप याद रखना रिफ्रैक्शन कब होगा, रिफ्रैक्शन के लिए एक मीडियम चाहिए, मीडियम कैसा होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट। अब वो जो ट्रांसपेरेंट मीडियम रहेगा दो टाइप का हो सकता है, इधर डेंसर रहेगा और रेयरर रहेगा। तो आपको मैं एक रूल्स लिखवा के दे रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लिखवा के दे रहा हूँ, आप याद रखना कि जब भी लाइट या तो होगा डेंसर से कहाँ पे जाएगी, रेयरर मीडियम में एंट्री मारेगी, और दूसरा केस हो सकता है कि रेयरर मीडियम से कहाँ पे जाएगी, डेंसर मीडियम में जाएगी। ये चीज आप याद रखना। अगर लाइट डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जा रही है तो ये होती है अवे या गोज अवे फ्रॉम द नॉर्मल। आप याद रखना बस, गोज अवे फ्रॉम द नॉर्मल, नॉर्मल से दूर जाती है। अगर वही लाइट अगर रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएगी तो ये क्या होगा, मूव टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो जब डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में लाइट एंट्री मारेगी तो लाइट नॉर्मल से दूर जाती है, और जब लाइट रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है ये नॉर्मल के पास में जाती है। ये बस दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं रिफ्लेक्शन से रिलेटेड, रिफ्रैक्शन से रिलेटेड। अगर आपने ये दोनों चीजें याद रख ली तो आपको जो भी न्यूमेरिकल्स हैं, जो भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इस टॉपिक के ऊपर, ये विल बिकम वेरी इजी। तो अगर मैं यहाँ पे एक रेयरर मीडियम का बात करूँ तो हमारी जो एयर है वो है रेयरर मीडियम। अगर डेंसर मीडियम का बात करूँ तो ग्लास। एयर के रिस्पेक्ट में ग्लास क्या है, डेंसर मीडियम है। तो अगर मैं यही दोनों का एग्जांपल लेता हूँ, सपोज मैंने यहाँ पे एक ये ग्लास स्लैब बनाया मैंने, ये है ग्लास, और इसके चारों तरफ क्या है, एयर प्रेजेंट है। एयर में साइड में लिखता हूं मैं, यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, एयर। अगर अ लाइट इज बीइंग इंसिडेंट, अगर लाइट यहाँ पे इंसिडेंट हो रही है तो हमने बोला जहाँ पे इंसिडेंट होगा उसको कुछ तो पॉइंट दे दो, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट रहेगा। और जो भी आप रे दिखा रही हो, रे दिखाओगे आप, उस रे पे एरो दिखा देना आप, इससे पता चलेगा कि एरो टुवर्ड्स द, इसके टुवर्ड्स जा रही है या इससे अवे जा रही है। लेकिन हम पढ़ रहे हैं रिफ्रैक्शन, तो जहां पे लाइट इंसिडेंट होगा वहां पे हम ड्रॉ कर देंगे एक नॉर्मल, वहां पे क्या ड्रॉ कर देंगे, नॉर्मल। इस नॉर्मल को हम नाम दे देते हैं एन एम, इस नॉर्मल को क्या नाम दे देते हैं, एन एम। और यहाँ पे जो इंसिडेंट रे है इसको नाम दे दो ए ओ, इंसिडेंट रे क्या हो गया, ए ओ। यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ हियर ए ओ क्या है, इंसिडेंट रे, आई आर फॉर इंसिडेंट रे, एन एम क्या है यहाँ पे, एन एम इज नथिंग बट नॉर्मल, एन एम क्या है, नॉर्मल है। अब अगर हमने नॉर्मल कंडीशन क्या होना चाहिए कि हमने पढ़ा है कि लाइट ट्रेवल्स इन द स्ट्रेट, लाइट ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन, लाइट हमेशा कैसे ट्रेवल करती है, स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में ट्रेवल करती है। अब लाइट का जब एक ही कंपोनेंट है, लाइट जब एक रे के फॉर्म में पास हो रही है, एक सिंगल लाइन के फॉर्म में पास हो रही है, उसको हम बोलते हैं रे, उसको क्या बोलते हैं, रे, जिसको हमने इंसिडेंट रे बोला है, हम बार बार वर्ड यूज कर रहे हैं रे। अगर वही लाइट जब बंच ऑफ रे के फॉर्म में पास होगी, बहुत सारी रे एक साथ पास होंगी, उससे बोलते हैं बीम, बीम ऑफ लाइट बोलते हैं। तो यहाँ पे हम क्या ले रहे हैं, बस हम रे ले रहे हैं, बस एक ही लाइट को ले रहे हैं, एक ही रे कंसिडर कर रहे हैं। तो हमने जैसे पढ़ा कि लाइट ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन, अगर उसके हिसाब से देखा जाए तो ये लाइन आया है और ऐसी क्या हो जाएगा, ये स्ट्रेट लाइन में आगे निकल जाना चाहिए था। लेकिन यहाँ पे एयर है और ये क्या है, टेंसर है। एयर क्या है, रेयरर मीडियम, और ये क्या है, टेंसर मीडियम।
हमने पढ़ा है जब लाइट एंटर कहाँ से करेगा, रेयर मीडियम से। जब डेंसर मीडियम में एंट्री करेगा तो लाइट मूव्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। लाइट कहाँ पे मूव करेगा, नॉर्मल के साइड में मूव करती है लाइट। देखना तो ये ऐसे नहीं जाती ना, लाइट ऐसे थोड़ा सा बेंड हो जाती है और ये बेंड होकर कहाँ जाएगी, ऐसे आगे तक जाएगी, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करेगी। अब यहाँ पे क्या होगा, जो इंसिडेंट रे है ये नॉर्मल के साथ में कुछ तो एंगल बनाई रहेगी, इसी को बोलेंगे आई। इसी को क्या बोलेंगे, आई, एंगल आई। इसको बोलते हैं इंसिडेंट एंगल। क्या बोलते हैं, इंसिडेंट एंगल। और यहाँ पे ये जो रिफ्लेक्टेड रे है, यहाँ पे इसको नाम दे दो बी, ओ बी। जो ओ बी है, ओ बी को आप बोलोगे रिफ्रैक्टेड एंगल, रिफ्रैक्टेड रे, सॉरी रिफ्रैक्टेड रे बोलोगे आप। ये रिफ्लेक्टेड रे कैसे चली जाएगी, ऐसे आगे फॉरवर्ड हो जाएगी। आप समझ रही डॉटेड लाइन मैंने क्यों बनाया, डॉटेड लाइन इसलिए बनाया, मैं दिखा रहा था कि अगर कोई मीडियम नहीं रहता तो लाइट तो स्ट्रेट ट्रेवल होती थी, लेकिन लाइट स्ट्रेट ट्रेवल नहीं होती, कैसे होती, टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो जाती है। क्यों टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो जा रही है, क्योंकि हमने पढ़ा है रेयर मीडियम से जब लाइट डेंसर मीडियम में एंट्री मारेगी तो क्या होता है, टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो जाता है। अब ये लाइट जब ये रिफ्रैक्टेड रे इस पॉइंट पे जब स्ट्राइक हुआ तो यहाँ पे भी एक बाउंड्री है ना, ये डेंसर मीडियम और ये रेयर मीडियम, तो यहाँ पे भी हम क्या करते हैं, एक नॉर्मल ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे भी क्या करते हैं, एक नॉर्मल ड्रॉ कर लेते हैं, इसको नाम देते हैं एक्स और वाई। यहाँ पे एक्स और वाई भी क्या है, एक नॉर्मल है। एक्स और वाई भी क्या है, नॉर्मल है। अब इसके हिसाब से जब लाइट आया तो लाइट तो सीधा निकल जाना चाहिए था ऐसा आगे ये, लेकिन ऐसा पाथ फॉलो नहीं करके क्या होता है, अब ये ग्लास लाइट कहाँ से एंट्री मार रही है, ग्लास से एयर में एंट्री मार रही है। ग्लास से एयर में एंट्री मार रही मतलब क्या, डेंसर से रेयर में जा रही है। जब लाइट डेंसर से रेयर में जाती है मतलब हो क्या रहा है, लाइट कहाँ जाएगी, गोज अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो यहाँ पे लाइट जो आ रही है, लाइट ये पाथ फॉलो नहीं करके क्या करेगी, नॉर्मल से ऐसा दूर जाएगी। लाइट क्या होगा, ऐसे दूर जाएगी। और यहाँ पे जो एंगल बनेगा उसको हम बोलेंगे ई। यहाँ पे क्या जो एंगल बनेगा उसको क्या बोलेंगे, ई। और ई फॉर होता है इमर्जेंट एंगल। ई फॉर क्या होता है, इमर्जेंट एंगल। और रे बी, और यहाँ पे कुछ नाम दे दो सी। जो बी सी रहेगा उसी को बोलोगे इमर्जेंट रे, इमर्जेंट रे। तो ये है इमर्जेंट रे और इसको क्या बोलोगे, इमर्जेंट एंगल बोलोगे या एंगल ऑफ इमरजेंस बोलोगे। यहाँ से एक कंडीशन क्रिएट होता है कि आपने देखा ये जो दोनों नॉर्मल है एक दूसरे के पैरेलल होंगे, क्योंकि दोनों परपेंडिकुलर हैं। दोनों परपेंडिकुलर है तो हमने एक मैथ्स में रूल पढ़ा है कि अगर दो परपेंडिकुलर लाइन है, अगर दोनों को कोई एक ट्रांसवर्स कर रही है, कोई एक लाइन कट कर रही है, कट करेगी, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सेम रहेगा। अच्छा, ये वाला एंगल भी कितना बनेगा, इंसिडेंट हो जाएगा ना। ये सेकंड वाले के लिए जो रिफ्लेक्टेड रे है, इस मीडियम के लिए ये इंसिडेंट रे हो जाएगा। तो यहाँ पे ये बनेगा I1, हम इसको नाम दे देते हैं I1। तो इस कंडीशन में क्या होगा, यहाँ पे जो I1 है इज इक्वल टू बनेगा एंगल ऑफ ये R। ये जो R है ना, ये रिफ्रैक्टेड एंगल, एंगल ऑफ R के बराबर आएगा, क्योंकि दो पैरेलल लाइन है, दोनों पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्स लाइन है, ट्रांसवर्स लाइन के अपोजिट एंगल क्या होते हैं, सेम होते हैं। इसको अल्टरनेट एंगल भी आप बोलते हैं यहाँ पे। तो ये कंडीशन था किसका, रिफ्रैक्शन का, रिफ्रैक्शन का। अब रिफ्रैक्शन से रिलेटेड भी कुछ रूल्स आते हैं, कुछ लॉज आते हैं, इसको बोलते हैं लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, इसको हम बोलते हैं लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। अब लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर बार ये एग्जाम में पूछा जाता है, तो ट्राई करेंगे बहुत ध्यान से सुनने के लिए। जो पहला लॉ है, पहला लॉ जो पहले दो लॉ जो हमने रिफ्लेक्शन में पढ़े थे, सेम यहाँ पे भी हमें लिखना है। तो पहला जो दो लॉ है वो है कि इंसिडेंट रे एंड रिफ्रैक्टेड रे लाइज इन द सेम प्लेन। दोनों क्या होती हैं, सेम प्लेन में ही रहेंगी। दूसरा लॉ बनता है इंसिडेंट रे एंड रिफ्रैक्टेड रे लाइज अपोजिट साइड टू द नॉर्मल। नॉर्मल के अपोजिट साइड में पाए जाएंगे कौन, इंसिडेंट रे और रिफ्रैक्टेड। आप देख सकते हैं यहाँ पे इस नॉर्मल के दोनों अपोजिट साइड में है। तीसरा है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, तीसरा है सबसे इंपॉर्टेंट, उसे बोलते हैं रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ
incidence to the sine of angle of refraction is always constant। ये सबसे इंपॉर्टेंट लॉ है, ये बहुत आप अच्छे से याद रखेंगे। इसी को अगर मैथमेटिकल फॉर्म में लिखने का ट्राई करें तो मैथमेटिकली यही बन जाएगा साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये यही बोलना चाह रहा है और इसी को हम बोलते हैं स्नेल्स लॉ। इसी को हम क्या बोलते हैं? स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ किसको बोलते हैं? साइन आई अपॉन साइन आर को। और ये साइन आई अपॉन साइन आर का वैल्यू हमेशा क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। आई क्या है? आई क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस। आर क्या है? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। हमने लिखा नहीं है लेकिन आप समझना, इसको बोलेंगे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन नहीं बोलना आपको, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बोलना है। तो साइन आई अपॉन साइन आर हमेशा एक कांस्टेंट वैल्यू देता है और इसी कांस्टेंट को हम बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। हम क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का इसको डिनोट करते हैं हम लेटर एन से। किससे डिनोट करते हैं? लेटर एन से। अब हम पढ़ने वाले हैं बेसिकली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में। अगर अभी तक कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट करिए, हम ट्राई करेंगे उन चीज़ों को रिजॉल्व करने के लिए। क्योंकि अगर आपके पास अभी छोटा सा डाउट है, आगे चल के वही बड़ा सा डाउट बनेगा। तो डाउट को जितना जल्दी से जल्दी क्लियर करेंगे उतना आपके लिए अच्छा है। तो थोड़ा सा भी डाउट, सिली सा भी डाउट अगर क्रिएट हो रहा है आपके माइंड में तो तुरंत पूछिए, तुरंत कमेंट करिए। तो हमने देख लिया कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। जो कांस्टेंट वैल्यू है यही क्या देता है हमको? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देता है। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, ये भी एक टाइप का रेशियो होता है। रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन द वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम। उसी को क्या बोलते हैं आप? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हो। अगर इसी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को मैथमेटिकली देखें तो n इज इक्वल टू हो जाएगा c अपॉन v। क्या हो जाएगा? c अपॉन v। c क्या है? c इज नथिंग बट स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और v क्या है? वेलोसिटी ऑफ लाइट या स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। और आपको पता है वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट कितना रहता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये c का वैल्यू होता है हमेशा। कोई भी पूछेगा व्हाट इज स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम तो आपको बोलना है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और कभी कभी ना इसी का वैल्यू दिया रहता है 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड। दोनों आंसर एक ही है, आपको घबराने का जरूरत नहीं है। तो अगर आपको कभी अगर क्वेश्चन पूछा एमसीक्यू के लिए कि व्हाट इज स्पीड ऑफ लाइट, अगर आपको दोनों में से कोई एक ऑप्शन दिया रहेगा, दोनों में से कोई भी एक ऑप्शन देखता है उसको आंख बंद करके टिक मार देना, वो राइट आंसर है। तो याद रखना आप स्पीड ऑफ लाइट क्या होता है? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब अगर ऐसा कहीं पे पूछा रहा है, अच्छा एक बेसिक सा चीज और है जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में आपके बुक में नहीं बताया है, तो आप हमेशा याद रखना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इनवर्सली proportional to the speed of light। स्पीड ऑफ लाइट के हमेशा इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब क्या होगा? n इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू v। ये ऐसा है, ये याद रखेंगे आप। आपके बुक में दो मीडियम दिए गए हैं। जैसे अगर मैं बात करूं, जैसे यहाँ पे ग्लास दिया था और एयर दिया था। अगर मैं इसको अगर मीडियम 1 मान लेता हूँ और इसको अगर मीडियम 2 मान लेता हूँ, अगर पूछा है उसने कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, याद रखना इसको कैसे रीड करोगे आप? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। इसको आप रीड करते हैं रिस्पेक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। अगर यहीं पे ऐसा दिया है 1 और 2 दिया तो ये उल्टा हो जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 2। अब
आपको समझ में आ रहा है इन दोनों में क्या डिफरेंस है? ये दोनों बहुत डिफरेंस है, इन दोनों दोनों चीजें अलग अलग हैं और इसी दो टॉपिक के ऊपर आपके बुक्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और स्टूडेंट्स मोस्टली इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि विद रिस्पेक्ट टू टू है कि विद रिस्पेक्ट टू वन है। तो मैंने आपको क्लेरिफाई करके दिया है कैसा है। तो अगर आपको क्वेश्चन इस फॉर्म में पूछा है, इसको आप इलेबोरेट करोगे n2 1, इसको आप लिखोगे n1 अपॉन n2। क्या लिखेंगे आप? n1 अपॉन n2। लेकिन हमने जस्ट अभी पढ़ा n क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ v होता है। यहाँ पे n1 की जगह पे मैं लिख सकता हूँ v1 और n2 की जगह पे क्या हो जाएगा? 1 अपॉन v2। इसी को जब सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा v2 अपॉन v1। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 का आंसर क्या हो जाएगा? v2 अपॉन v1। अगर सेम इसके लिए पूछा है, जहाँ पे मैं डायरेक्टली इसको लिख देता हूँ, ये हो जाएगा v1 अपॉन v2। ये कंडीशंस आप याद रखना, इन्हीं दो कंडीशंस के ऊपर आपके बुक में क्वेश्चंस पूछे गए हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट टॉपिक जो आपके बुक में स्टार्ट होने वाला है, अच्छा कहीं कहीं पे ना आपके बुक्स में कुछ टेबल्स बना के दिए हैं कि व्हाट इज रिफ्रैक्टिव वैल्यू ऑफ n विद ऑफ सम मीडियम्स। तो जैसे अगर हम आपके टेक्स्ट बुक में आप देखना वाटर के लिए 1 मेंशन किया है, 1 पॉइंट समथिंग। अच्छा एक चीज और याद रखना, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है ये हमेशा यूनिट लेस क्वांटिटी होगा। ये कैसा होगा? यूनिट लेस क्वांटिटी। क्यों यूनिट लेस क्वांटिटी होगा? क्योंकि ऊपर भी वेलोसिटी है, नीचे भी वेलोसिटी है। वेलोसिटी की यूनिट कैंसिल हो जाएगा और बनेगा यूनिट लेस क्वांटिटी। तो हमेशा याद रखना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज यूनिट लेस क्वांटिटी है, हमेशा क्या है? यूनिट लेस क्वांटिटी है। तो आपके बुक में ना कुछ टेबल्स बनाए गए हैं, उन टेबल्स में कुछ वैल्यूज पुट किए गए हैं। तो जैसे आप हमेशा याद रखना ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है, क्राउन ग्लास का कितना होता है, केरोसिन का कितना होता है। 3-4 ऐसे मीडियम्स हैं जिसका आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स याद रखना है। अगर आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उनका याद रखें तो ये क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत ईजी बन जाएगा आपके लिए। अगला जो टॉपिक होने वाला है वो होगा ट्विंकलिंग ऑफ स्टार। अगला जो टॉपिक होगा ये है ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, कि तारे टिमटिमाते क्यों हैं। ये आपने भी बचपन में कभी आसमान की तरफ देखा रहेगा और आप देख रहोगे तारे टिमटिम कर रहे हैं, अभी भी देखते रहोगे तारे टिमटिम करते हैं। तो एक्चुअल में ये स्टार होते क्या है? क्योंकि मैं बेसिक से पढ़ा रहा हूँ, जरा आपको जरा सुनना जरा। हमने पढ़ा स्टार्स क्या होते हैं? द सेलेस्टियल बॉडी या द हेवनली बॉडी विच हैज देयर ओन लाइट। इनके पास तो खुद का लाइट होता है, हैव देयर ओन लाइट। जब इनका खुद का लाइट है, ये टिम टिम क्यों कर रहे हैं? कोई है क्या वहां पे जो बटन स्विच ऑफ स्विच ऑन कर रहा है? ऐसा पॉसिबल है क्या? ऐसा तो ऑब्वियसली पॉसिबल नहीं है। तो अब होता क्या है कि हमको पता है कि दीज स्टार्स आर फार अवे फ्रॉम अस, ये हमसे बहुत दूर है। बहुत दूर होने की वजह से ये बिहेव करते हैं, बिहेव्स एज अ पॉइंट सोर्स। कैसा बिहेव करते हैं? पॉइंट सोर्स जैसा बिहेव करते हैं। काफी दूर आपने कोई चीजों को देखा है ना कि जैसे अगर आप किसी माउंटेन पे चले जाओ और माउंटेन पे चले जाने के बाद अगर किसी ट्रेन को या किसी ऑब्जेक्ट को देखोगे तो बहुत छोटा दिखाई देता है। यहाँ तक कि एलिफेंट कितना बड़ा होता है, आप एलिफेंट का साइज बहुत बड़ा है, लेकिन किसी हायर पॉइंट से अगर आप जब उस एलिफेंट को ऑब्जर्व करोगे इट्स लुक्स लाइक अ पॉइंट जैसा दिखेगा ये। तो उसको हम पॉइंट सोर्स बोल रहे हैं। तो हमने पढ़ा है कि स्टार्स तो एक्चुअल में अर्थ के साइज से बहुत बड़े बड़े होते हैं, लेकिन दे आर सिचुएटेड फार अवे फ्रॉम द अर्थ, जिसके लिए हम उसको कैसा मानते हैं? वो पॉइंट सोर्स जैसा बिहेव करते हैं। अब वहां से जब लाइट ट्रेवल करके आती है, मान लो कि मैं यहाँ पे एक डायग्राम बना रहा हूँ, समझने का ट्राई करना। ये हमारी अर्थ है, ये हमारी अर्थ है और ये आपका स्टार है कोई। अब जब स्टार से लाइट आएगी और कहाँ पे एंट्री मारेगी? अर्थ पे। यहाँ पे आपको मिलेगा एटमॉस्फेयर। यहाँ पे क्या मिलेगा? एटमॉस्फेयर। अब जो ये एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर में एयर है, डस्ट पार्टिकल है, अलग अलग चीजें हैं ये। अब होगा क्या कि हमने पढ़ा है कि हमेशा गर्म हवाएं ऊपर जाती हैं और ठंडी हवाएं नीचे आती हैं। जब गर्म हवा ऊपर है, ठंडी हवा नीचे है, तो जो गर्म हवा है, जो हॉट एयर है, वो रेयर रहेगी।
जो हॉट एयर है वो रेयर रहेगी, और जो डेंस एयर है, जो ठंडी हवा है, वो क्या रहेगी, डेंसर रहेगी वो। तो अब होता क्या है कि जब लाइट एटमॉस्फेयर में एंट्री मारी, जब लाइट एटमॉस्फेयर में एंट्री मारी ना, तो ऊपर तो अगर मैं ग्राउंड सरफेस से ऊपर तक का बात करूंगा, मान लो ये ग्राउंड सरफेस है और ये टॉप लेयर है, टॉप लेयर और ये ग्राउंड सरफेस है। अब जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे, टॉप लेयर की जो हवा रहेगी वो हॉट रहेगी, और यहाँ की क्या रहेगी, सॉरी, ऊपर जैसे जैसे हवा जाएगी यहाँ पे हवा हॉट रहेगी, क्योंकि जल्दी हवा गर्म हो जाती है। और ऊपर जैसे जैसे हवा ऊपर जाएगी, वो यही हवा गर्म है, गर्म होकर कहाँ पे जाएगी, ऊपर जाने का ट्राई करेगी, और जैसे जैसे ऊपर जाएगी क्या होते जाएगी, कूल होते जाएगी। जैसे जैसे हवा ऊपर जाएगी क्या होते जाएगी, कूल होते जाएगी, क्योंकि यही हॉट एयर तो ऊपर जा रही है ना ये। तो जब ये कूल हो जा रही है, तो आपने देखा जो कूल एयर है, कूल एयर, हाँ क्या, कूल एयर और ये हॉट एयर, जो कूल एयर है तो डेंसर रहेगी, डेंसर मीडियम, और ये क्या रहेगा, रेयरर मीडियम रहेगा, रेयरर मीडियम रहेगा। तो अब होता क्या है कि जब लाइट डेंसर से रेयरर में एंट्री मार रही है, डेंसर से रेयरर या रेयरर से डेंसर में एंट्री मार रही है, तो उसका डायरेक्शन चेंज होता है, लाइट का डायरेक्शन, लाइट का डायरेक्शन चेंज हो रहा है। और एटमॉस्फेयर में ये जो हमारी एयर है, एटमॉस्फेयर में जो हमारी एयर है, ये कंटिन्यूअसली कैसा कर रही है, मूवमेंट में है ना। अरे हवाएं तो रुकी तो नहीं है, हवाएं कंटिन्यूअस मोशन में कर रही हैं। कंटिन्यूअस मोशन में होने के वजह से वो, अब उनका मीडियम चेंज हो रहा है, मतलब डेंसर से रेयर, रेयर से डेंसर हो रहा है। और जब लाइट वहां पे एंट्री मारती है, तो ऐसे जिग जैग, जिग, इसको हम जिग जैग बोल रहे हैं, देखिए जिग जैग पाथ फॉलो करती है। उस जिग जैग पाथ फॉलो करने की वजह से हमको स्टार कैसे दिखाई देते हैं, ट्विंकल करते हुए दिखाई देते हैं। अब इसी टॉपिक से रिलेटेड एक क्वेश्चन, आपको तो पता चल गया कि स्टार कैसे ट्विंकल करते हैं। अब एक क्वेश्चन पूछता है कि व्हाई प्लैनेट डोंट ट्विंकल, प्लैनेट्स क्यों नहीं ट्विंकल करते हैं, प्लैनेट क्यों नहीं टिम टिम करते हैं। क्योंकि जैसे हमने देखा था कि स्टार के पास खुद का लाइट होता है, लेकिन प्लैनेट के पास खुद का लाइट नहीं होता है। दी स्टार्स आर फार अवे फ्रॉम द अर्थ, लेकिन प्लैनेट क्या है, प्लैनेट हमारे बहुत पास में है। दूर होने की वजह से हम इसको कैसा बिहेव करते हैं, पॉइंट सोर्स जैसा बिहेव करते हैं। लेकिन प्लैनेट पॉइंट सोर्स जैसा बिहेव नहीं हो पाता है, वहां से बंडल ऑफ लाइट्स आती हैं, रिफ्लेक्ट होकर आती है। खुद की लाइट तो रहती नहीं है, सन की लाइट रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों तक आती है, लेकिन बंडल ऑफ लाइट रहती है। बंडल ऑफ लाइट होने की वजह से हम प्रिज्यूम नहीं कर पाते कि लाइट का डायरेक्शन चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और वो हमको जैसे के हैं वैसे ही दिखाई देते हैं। इसलिए ट्विंकल करते हुए नहीं दिखाई देते प्लैनेट, लेकिन ट्विंकल कौन करता है, एक्चुअल में स्टार करता है। जल्दी से आप इसको देख लीजिए कि समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है। अगर कुछ चीजें नहीं समझी हैं तो आप जल्दी से कमेंट करिए, मैं आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने का ट्राई करूंगा आपका। हेलो, अभी तक हमने इस चैप्टर में रिफ्लेक्शन देख लिया, रिफ्रैक्शन देख लिया कि रिफ्लेक्शन क्या होता है और रिफ्लेक्शन क्या होता है। अगला जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और बोर्ड के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, ये डिस्पर्सन ऑफ लाइट। अब डिस्पर्सन ऑफ लाइट, आपने इसके बारे में आपको बेसिकली पता रहेगा कि एक्चुअल में डिस्पर्सन होता क्या है, एक्चुअल में डिस्पर्सन होता क्या है। तो हमने पढ़ा है कि बेसिकली कि जो वाइट लाइट होती है, जो होता है वाइट लाइट, ये वाइट लाइट मतलब क्या, सनलाइट, सन से जो लाइट आ रहा है उसी को आप क्या बोलते हो, वाइट लाइट। अब जब इस वाइट लाइट को आप कहाँ से पास करोगे, प्रिज्म से पास करते हो। कहाँ से पास करते हो, प्रिज्म से पास करते हो। तब होता है कि प्रिज्म क्या होता है, प्रिज्म में क्या होता है, ट्रायंगुलर ग्लास होता है, ट्रायंगुलर ऑप्टिकल ऑब्जेक्ट होता है। क्या होता है, ट्रायंगुलर ऑप्टिकल ऑब्जेक्ट होता है। एक्चुअली ट्रायंगुलर शेप का ही रहेगा, आपने देखा रहेगा कहीं वैसे ही है। तो जब इस वाइट लाइट को जब आप इस प्रिज्म से पास करते हो, तो लाइट क्या होता है, लाइट डिवाइड इनटू इट्स कंपोनेंट, लाइट इसके कंपोनेंट्स में डिवाइड हो जाती है, और वो जो कंपोनेंट्स बनते हैं वो बनते हैं विद ग्योर। वो कंपोनेंट क्या बनते हैं, विद ग्योर। मुझे ये लगता है कि आप सभी को विद ग्योर का मतलब पता है। अगर आपको विद ग्योर का मतलब नहीं पता तो आप अभी जस्ट कमेंट करिए कि विद ग्योर का मीनिंग क्या होता है, विद ग्योर का फुल फॉर्म क्या होता है। तो आपको अगर प्रिज्म बना के अगर दिखाऊं मैं, यहाँ पे जो विद ग्योर बनेगा ये नीचे से बनता है, विद ग्योर, विद ग्योर। अब इस टॉपिक से रिलेटेड क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, सबसे नीचे कौन सा कलर है, वॉयलेट, और सबसे ऊपर कलर कौन सा है, रेड। तो इसमें से सबसे पूछा जाता है कि सबसे ज्यादा बेंड कौन सा होता है। याद रखना, वॉयलेट लाइट क्या होता है, बेंड्स मोर। सबसे ज्यादा लाइट बेंड होता है कौन, वॉयलेट लाइट, और बेंड्स लेस,
सबसे कम बेंड कौन होता है? रेड लाइट बेंड होता है। जो कम बेंड होता है उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा रहती है या उसका वेवलेंथ ज्यादा रहता है। वेवलेंथ इज मोर। किसका वेवलेंथ ज्यादा रहेगा? रेड लाइट का। और इसका वेवलेंथ क्या रहेगा? वेवलेंथ इज लेस। किसका वेवलेंथ कम होने वाला है? किसका? वायलेट का। मतलब क्या है? अब जैसे जैसे नीचे से ऊपर की तरफ जाओगे वेवलेंथ बढ़ेगा, और जैसे जैसे आप नीचे से ऊपर की तरफ जाओगे उसका बेंड बेंड क्या होगा? धीरे धीरे कम होते जाएगा ये। तो ये कंडीशन याद रखना। इस रेड लाइट का वेवलेंथ ज्यादा है, वेवलेंथ इज मोर, दैट्स व्हाई दिस रेड लाइट इज यूज्ड फॉर अ सिग्नल पर्पस। सिग्नल लाइट में रेड लाइट का यूज किया जाता है। क्यों रेड लाइट का यूज किया जाता है? क्योंकि इसका वेवलेंथ बहुत ज्यादा होता है, ये दूर से ही दिखाई दे देगा, ये दूर से दिखाई देगा, दूर से विजिबल होता है, इसलिए हम किसका यूज करते हैं सिग्नल में? स्टॉप के लिए रेड लाइट का यूज करते हैं। अब हमारी हमारी जो नॉर्मल सी आई है, हमारी जो आंखें हैं, ह्यूमन आई जिसको आप बोल सकते हो, जो ह्यूमन आई है, ह्यूमन आई के लिए जो सेंसिटिव लाइट्स हैं या जो सेंसिबल लाइट है, इसका जो रेंज है 400 नैनोमीटर टू 700 नैनोमीटर है। ये हमारी आंख की कैपेसिटी है कि 400 नैनोमीटर से लेकर 700 नैनोमीटर तक की लाइट को ही, क्या वेवलेंथ वाली लाइट को ही हमारी आंख देख सकती है, उसके अलावा बाकी लाइट्स को नहीं देख पाती है। मतलब क्या बोल सकते हो कि अगर कोई लाइट है, अगर उसका वेवलेंथ अगर 400 नैनोमीटर से कम है तो हमें दिखाई नहीं देगी, अगर 700 नैनोमीटर से ज्यादा है तो भी हमें वो दिखाई नहीं देगा। तो अब जब हो क्या रहा है कि जब व्हाइट लाइट उसके कंपोनेंट्स में डिवाइड हो जा रहा है, उसी प्रोसेस को आप क्या बोलते हो? डिस्पर्सन ऑफ लाइट बोलते हो। उसी प्रोसेस को क्या बोलते हो? डिस्पर्सन ऑफ लाइट, या सिंपल टर्म में, सिंपल लैंग्वेज में बोल सकते हो स्प्रेडिंग ऑफ लाइट इनटू इट्स कंपोनेंट। जब लाइट अपने अलग अलग कंपोनेंट्स में स्प्रेड हो जा रही है उसी को क्या बोलते हैं? डिस्पर्सन ऑफ लाइट बोलते हैं। अगला जो टॉपिक है, द नेक्स्ट टॉपिक इज टोटल एंड पार्शियल रिफ्लेक्शन। टोटल एंड पार्शियल रिफ्लेक्शन, ये टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो ध्यान से देखना जरा कि हम क्या पढ़ रहे हैं। मैंने यहाँ पे एक ग्लास स्लैब बनाया है, ये ग्लास स्लैब है, या मान लो ग्लास नहीं बोल के वाटर बोल दो इसको, क्योंकि वाटर में बहुत इजीली ये चीजें दिखाई दे देंगी। अब हमने क्या किया, इसमें एक कंडीशन केस 1 लिखता हूं मैं, कि आपने क्या किया, लाइट एक अंदर से ग्लो करवाया, आपने लाइट को सीधे डायरेक्शन में पास करवाया। जब आप लाइट को सीधे डायरेक्शन में पास करवाओगे तो ये क्या होगा, इसका कुछ पार्ट रिफ्रैक्ट हो जाएगा, कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट हो जाएगा, और कुछ पार्ट क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्ट हो जाएगा सेम डायरेक्शन में। कुछ पार्ट क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्ट हो जाएगा, और कुछ पार्ट क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्ट हो जाएगा। जब लाइट का डायरेक्शन सीधा रहेगा, नॉर्मल के डायरेक्शन में ही रहेगा, क्योंकि हमने पढ़ा था कि जहाँ पे लाइट इंसिडेंट होगा वहाँ पे एक नॉर्मल ड्रॉ करना है, लेकिन ये लाइट कैसे नॉर्मल के डायरेक्शन में ही है, तो जिस डायरेक्शन में जा रही है उसका आधा पार्ट आगे निकल जाएगा और आधा पार्ट पीछे डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट हो जाएगा, सेम मीडियम में बाउंस बैक चला आएगा। अब मैं दूसरा कंडीशन ले रहा हूँ, मैं दूसरे कंडीशन में क्या कर रहा हूँ, इस लाइट को थोड़ा सा इंक्रीज करवाता हूँ मैं। अब मान लो यहाँ पे नॉर्मल नॉर्मल दिखाता हूँ मैं, ये नॉर्मल लाइट है, नॉर्मल नॉर्मल है NM, और इस NM में मैंने क्या किया, यहाँ पे इस इंसिडेंट एंगल को थोड़ा बढ़ाना स्टार्ट किया मैंने। मान लो यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंट कितना था? 0 था, यहाँ पे कुछ तो एंगल ऑफ इंसिडेंस बन रहा है। अब जब ये लाइट यहाँ से जा रही है तो हमने पढ़ा था कि जब लाइट, ये डेंसर मीडियम है और बाहर क्या है? एयर है, बाहर क्या है? एयर है, और ये क्या है? वाटर है। वाटर क्या? डेंसर है। वाटर कैसा है? डेंसर है, और ये एयर कैसी है? रेयरर मीडियम है। तो जब डेंसर से लाइट रेयरर में एंट्री मारेगी तो हमने देखा तो नॉर्मल से दूर जाती है। क्या होता है? नॉर्मल से दूर जाती है। जब लाइट डेंसर से रेयरर में एंट्री मारेगी, ये नॉर्मल से क्या होगा? ये दूर जाएगी। नॉर्मल से क्या होगा? ये दूर जाएगी, और ये बनेगा एंगल ऑफ आर, रिफ्रैक्टेड एंगल। ये क्या बनेगा? रिफ्रैक्टेड एंगल बनेगा। अब मैं जैसे जैसे आई को बढ़ाऊंगा मेरा आर भी क्या होगा? बढ़ेगा। जैसे जैसे मैं आई को बढ़ाऊंगा वैसे वैसे आर भी बढ़ेगा। अब अगर हमें अगला कंडीशन दिखाता हूँ, इस अगले कंडीशन में मान लो यहाँ पे ये नॉर्मल रिएक्शन है या नॉर्मल है। अब मैंने आई को इतना बढ़ा दिया
इस आई को इतना बढ़ा दिया कि जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, रिफ्रैक्शन है ना, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना बन गया, 90 डिग्री। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना बन गया, 90 डिग्री। समझना क्या बोल रहा हूँ मैं, कि एक ऐसा आई का एक ऐसा वैल्यू जिसपे आर का वैल्यू कितना हो जा रहा है, 90 डिग्री हो जा रहा है, तब इस आई को बोलोगे आप क्रिटिकल एंगल। आप इस आई को क्या बोलोगे, क्रिटिकल एंगल। याद रखना आई सी इज इक्वल टू क्या है, आई सी में क्या होता है, जब आर का वैल्यू एंगल ऑफ आर कितना बन जाता है, 90 डिग्री, तो इसी आई को क्या बोलते हो आप, क्रिटिकल एंगल। इसी आई को क्या बोलते हैं आप, क्रिटिकल एंगल। इसके ऊपर बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है कि डिफाइन क्रिटिकल एंगल। तो डिफाइन कैसे करोगे, कि द वैल्यू ऑफ आई at which angle of R becomes 90 degree, then the value of I is called as critical angle। इसको क्या बोलोगे आप, critical angle बोलोगे। मतलब आप देख रहे हो क्या, जैसे जैसे आप I का वैल्यू बढ़ा रहे हो तो रिफ्रैक्टेड रे ना जो क्या कर रही है, टूवर्ड्स द मतलब इस नॉर्मल से दूर जाने का ट्राई कर रही है। इस नॉर्मल से क्या हो रहा है, दूर जाने का ट्राई कर रही है। अब अगला जो कंडीशन मैं लेता हूं, मैं यहाँ पे मान लो एक नॉर्मल ड्रॉ कर दिया, नॉर्मल ड्रॉ कर दिया। अब यहां से अगर मैं मैंने अगर ये आई बढ़ाया मैंने, अब यहाँ पे क्या किया, इसका ऐसा एंगल है कि ये आई क्या है, आईसी से बड़ा है, क्रिटिकल एंगल से बड़ा हो गया। मतलब क्या है, आईसी के बाद भी अगर मैं ये एंगल बढ़ाऊंगा मैं, ये लाइट जो रिफ्रैक्टेड रे था, 90 डिग्री एंगल बना रहा था, अब वो क्या करेगा, पूरा का पूरा, क्योंकि हमने पढ़ा था यहाँ पे इस कंडीशन में कि इंसिडेंट रे जैसे से बढ़ाओगे, रिफ्रैक्टेड रे क्या होगा, नॉर्मल से दूर जाएगा। अगर मैं इसको और बढ़ाऊंगा तो ये अभी इस कंडीशन में है, अब क्या होगा, नीचे बेंड होने का ट्राई करेगा ये। तो जब ये नीचे बेंड हो जाएगा ये, तो इसी डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा रिफ्रैक्ट भी हो जाएगा। तो आई मतलब क्या है कि जिस डायरेक्शन से लाइट गई है उसी डायरेक्शन में क्या हो जा रहा है, लाइट रिफ्लेक्ट भी हो जा रहा है। तो इस कंडीशन को, जो सेकंड वाला कंडीशन है, इसी को हम बोलते हैं टोटल रिफ्लेक्शन। इसी को हम क्या बोलते हैं, टोटल रिफ्लेक्शन। और ये जो फर्स्ट वाला पार्ट था, इसी को बोलते हैं पार्शियल रिफ्लेक्शन। इसी को क्या बोलते हैं, पार्शियल रिफ्लेक्शन। पार्शियल रिफ्लेक्शन इसलिए बोलते हैं कि अगर 100 अमाउंट का लाइट लेता हूँ तो 50 अमाउंट का लाइट रिफ्लेक्ट हो जा रहा है और 50 का क्या हो जा रहा है, रिफ्रैक्ट हो जा रहा है, और 50 का रिफ्लेक्ट हो जा रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या है, पूरा का पूरा लाइट क्या हो जा रहा है, सेम मीडियम में रिफ्लेक्ट हो जा रहा है, इसलिए इसको बोला टोटल रिफ्लेक्शन। और यहाँ पे क्या बोला है, पार्शियल रिफ्लेक्शन। ये टॉपिक समझ में आया? अगर नहीं समझ में आया तो जल्दी से कमेंट करिए कि सर मुझे ये चीजें नहीं समझ में आई है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट याद रखना, सबसे इंपॉर्टेंट है क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल पूछता है, क्रिटिकल एंगल कब बनेगा, तो याद रखना जब जब आर का वैल्यू 90 डिग्री बनेगा तो उस आई के वैल्यू को क्या बोलोगे आप, क्रिटिकल एंगल बोलोगे। जब आई का वैल्यू इस आई से भी ज्यादा बढ़ाओगे तो उस कंडीशन में क्या आ जाता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बोलते हैं उसको आप। जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है फॉर्मेशन ऑफ रेनबो। वो है फॉर्मेशन ऑफ आपने देखा रहेगा कि रेनबो कैसे बनता है, आपने बचपन में देखा रहेगा या बारिश के मौसम में देखा रहेगा कैसे रेनबो बनता है। तो रेनबो बनने के लिए एक स्पेशल फिनोमिनन होता है कि पहले तो वाटर में वेपर होना चाहिए, सॉरी एयर में वेपर होना चाहिए। मान लो ये वेपर है, मैं वेपर नहीं बोल के मैं बोल सकता हूँ, ड्रॉपलेट बोल सकता हूँ इसको मैं। ये क्या है, ड्रॉपलेट है। जब ये ड्रॉपलेट है तो सन से जो लाइट आती है, सन से जब लाइट आएगी तो इस पॉइंट पे वहाँ पे एक प्रोसेस होगा। इस पॉइंट, क्योंकि ये तो एयर है, ये एयर मीडियम है और ये वाटर ड्रॉपलेट है, ये डेंसर है और ये रेयर है। जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंट्री मारेगी तो लाइट का बेंडिंग होगा। लाइट का क्या होगा, बेंडिंग होगा। लाइट का तो पहले डिस्पर्सन होगा और डिस्पर्सन के बाद क्या होगा, बेंडिंग, रिफ्रैक्शन भी होगा। तो जब रिफ्रैक्शन होगा तो लाइट 7 कंपोनेंट्स में डिवाइड हो जाएगा। ये लाइट टोटल क्या होगा, 7 कंपोनेंट्स में डिवाइड हो जाएगा। और जब यहाँ पे स्ट्राइक करेगा ये सारे लाइट्स, तो अब क्योंकि ये तो मीडियम है, यहाँ से क्या होगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। यहाँ से क्या होगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। और जब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है यही लाइट बाहर आती है और ये आपको क्या दिखाई देती है, रेनबो का कलर दिखाई देता है ऐसा ही। और ये आपकी आंखों में रेनबो दिखाई देता है। ये सब कंडीशन है। तो यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन और यहाँ पे 2 कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन में क्या हो रहा था, डिस्पर्शन एंड रिफ्रैक्शन दोनों हो रहा था। यहाँ पे क्या हो रहा था, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के बाद यहाँ पे थर्ड वाला चीज हो रहा है, इस थर्ड को बोल रहे हो आप फिर से रिफ्रैक्शन हो रहा है।
और जब रिफ्रैक्शन हो रहा है, ये लाइट क्या होती है, यही लाइट किस में कन्वर्ट हो जाती है, रेनबो में कन्वर्ट हो जाती है। तो आपको इस टॉपिक के ऊपर एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि रेनबो कि जब रेनबो फॉर्मेशन ऑफ रेनबो रिक्वायर्स विच फिनोमेनन या हाउ मेनी फिनोमेनन आर रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ रेनबो। तो आपको आंसर देना है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ रेनबो वी रिक्वायर डिस्पर्शन, रिफ्रैक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये तीन चीजें होती हैं, जब ये तीन चीजें होती हैं तभी क्या बनता है, रेनबो बनता है। तो यहाँ तक हमने क्या किया है, अभी तक हमने इस चैप्टर में जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, बोर्ड से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे, हमने वो सारी चीजें कवर की हैं। और ये जो चैप्टर होने वाला है, आपके बोर्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से 7 to 8 मार्क का क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछा जाता है। अगर हमने इस वीडियो में जितना भी टॉपिक्स कवर किया है, अगर आप वो सारी चीजें पढ़ लेते हैं, सारी चीजें अगर आपको समझ में आ जाती हैं, तो आप इस चैप्टर में से पूरे का पूरा मार्क्स आप स्कोर कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और जो ज़रूरतमंद है उन तक पहुंचाने का ट्राई करें आप। थैंक यू।